स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजोन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अमेजोन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा EC2 इंस्टांस के बारे में, और EC2 इंस्टांस के बारे में हमने बहुत कुछ जाना भी। और आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि EC2 की फुल फॉर्म क्या होती है। अब आप माथा मारेंगे अपने दिमाग में, वीडियो को पॉज करेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि EC2 का क्या फुल फॉर्म होता है। इतने जल्दी याद नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो आज हम बात करेंगे अमेजोन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EBS, अमेजोन EBS। ठीक है, अमेजोन EBS को समझने से पहले आप लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज और ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि जो हम EBS पढ़ेंगे राइट, वो इन दोनों पे टिका होगा, आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे और आपका ब्लॉक स्टोरेज पे। तो इसीलिए हम समझते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टोरेज को। ओके, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है दोस्तों? जहां पे कोई ऐसा स्टोरेज जहां पे कि आपको बहुत सारा हाई मेमोरी का डेटा स्टोर करना हो, या हाईली डेटा स्टोर करना हो, या बहुत सारा डेटा स्टोर करना हो, तो वहां पे हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डेटा स्टोर करना है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हम इसे स्टोर करना चाहते हैं, और चाहे ये किसी भी मैनर में किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर में ऐड हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई मूवी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी मूवी होती हैं, तो वो मूवीज को स्टोर करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट स्टोरेज की। और अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें, हमारी कंपनी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हमारा आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे डेटा जो स्टोर करना होता है, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम जनरली ऑब्जेक्ट स्टोरेज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात ही ऑब्जेक्ट स्टोरेज की। दूसरा आता है ब्लॉक स्टोरेज, जो कि हम सेकेंड पार्ट है आप लोगों का। ये क्या होता है? इसमें फाइल जो होती है ना, स्प्लिट्स रहती हैं, यानी एक छोटे छोटे ब्लॉक में स्टोर रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं ऑब्जेक्ट स्टोरेज का। आप लोगों के पास लैपटॉप रहता है, लैपटॉप के अंदर में हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उस पे आपको डी ड्राइव और ई ड्राइव मिलता है। डी ड्राइव पे आप क्या सोचते हैं? आप इनिशियली सोचते हैं कि मैं इस पे प्रॉपर मूवीज रखूंगा, सॉन्ग्स रखूंगा, इमेज रखूंगा, और ई ड्राइव पे मैं अपने एजुकेशन की चीजें जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में रखूंगा। लेकिन 6 महीने के बाद ऐसा होता है कि आपके कुछ सामान ई ड्राइव का डी ड्राइव में मिलने लगता है, डी ड्राइव का ई ड्राइव में मिलने लगता है, यानी कुछ मूवीज आपकी ई ड्राइव में स्टोर हुई रहती हैं, कुछ आपका सॉफ्टवेयर जो है डी ड्राइव में स्टोर हुआ रहता है। तो आपने कबाड़ा बनाया होता है लैपटॉप का, तो वो सारा काम आता है आपका स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर में। लेकिन एक बहुत नेक और एक सज्जन लड़का होता है जो मेरा जैसा होता है, जिसने की प्रॉपर फाइल्स बनाई होती हैं अपने डी ड्राइव में। जैसे डी ड्राइव में AWS के लेक्चर का अलग फोल्डर होगा, CCNA का अलग होगा, ई ड्राइव पे जो है दुनिया भर की मूवीज होंगी, और हॉलीवुड के लिए अलग फोल्डर होगा, बॉलीवुड के लिए अलग होगा। तो इस टाइप के स्टोरेज को हम प्रेफर करते हैं ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे ब्लॉक्स हैं आपके। और 4 के अंदर में ना केवल सेम टाइप की फाइलें मिलेंगी, 5 में सेम टाइप की फाइलें मिलेंगी, 6 में सेम टाइप की। यानी 4 में अगर आपका इमेज है तो 5 में MP3 होगा, 6 में मूवीज होगा, 7 में सॉफ्टवेयर होंगे। तो प्रॉपर एक कैटेगराइज हुआ रहता है। ये क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, क्योंकि हम क्लाउड पे कभी कभी ऐसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, या हम ऐसी सर्विस डिप्लॉय करते हैं जिसके लिए कि हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, यानी हमें हाई इनपुट आउटपुट चाहिए होता है। तो वहां पे हम जो है ब्लॉक स्टोरेज को प्रेफर करते हैं। तो अब 1 to 1 हम चीजें पढ़ते हैं। फाइल इज स्प्लिट एंड स्टोर इन फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, जो कि हमने बात कर ली, फिक्स साइज के ब्लॉक होंगे। ऐसा नहीं कि 4 साइज का ब्लॉक का जो मेमोरी है बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं। फिक्स साइज के ब्लॉक्स में हमारा स्टोर रहेगा। कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग मोर नोट्स। अगर आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पे 2 नोट्स और ऐड कर दो। 11 के बाद 12, 13, 14 ऐसे करके आप नोट्स ऐड कर सकते हो। ओके, सुटेबल फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर हाई इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। IOPS का मतलब है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। यहाँ पे आपको बहुत जगह ये टर्म देखने को मिलेगी IOPS, तो नोट डाउन कर लो। IOPS की फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। उसके बाद दूसरा आता है डेटाबेस ट्रांजेक्शनल डेटा, जहाँ पे कि आपको डेटाबेस से बहुत ज़्यादा डेटा नहीं, आपको प्रॉपर एक हाई परफॉर्मेंस वाला डेटा आपको चाहिए होता, तो वहाँ पे आप ये ब्लॉक प्रेफर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है
तो लेक्चर दोबारा देखना, ये चीज़ें टर्म पढ़ना, गूगल करना, आप लोगों को और समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझना है तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे कि हमें हाई डेटा स्टोर करना होता है, जैसे कि बिग डेटा और ये हडूप वगैरह आपने देखे होंगे एप्लीकेशन दुनिया भर के मार्केट में, जहाँ पे कि ये लोग क्या करते हैं, आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स है, राइट। मैकडोनल्ड्स की बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। अब मैकडोनल्ड्स के डेटा को एनालिसिस करना कि कौन सी ब्रांच से कौन सा आइटम ज़्यादा बिक्री हो रहा है, कौन सी दुकान से या कौन सी शॉप से कौन सा आइटम नहीं बिक्री हो रहा है, तो ये सारा मैनेज करना ना, ये सारा होता है आपका इस स्टोरेज पे, ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे, जहाँ की डेटा को, सारे डेटा को एकदम वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और उसके फिर जो जैसे बिग डेटा और हडूप जैसे एप्लीकेशन आके क्या करती है, डेटा एनालिसिस करने लग जाती हैं। ये आप लोगों ने कंपनी में देखा होगा, राइट। ये सारा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ब्लॉक स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपकी नेट बैंकिंग के एप्लीकेशन होती है जहाँ पे कि आपको वेब ऐप डीबी जो है एकदम सुपर फास्ट चाहिए होता है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए होता है, वहाँ पे हम ब्लॉक स्टोरेज की बात करते हैं जहाँ पे कि आपका डेटा स्टोर रहता है, जहाँ पे कि आपको क्विक परफॉर्मेंस मिलता है, एकदम इनपुट आउटपुट एकदम धाड़ करके एकदम आपके सामने में आता है, ठीक है। मजा आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट स्टोरेज, हमने पढ़ा ब्लॉक स्टोरेज, उन दोनों को कैटेगराइज कर रखा है यहाँ पे। नंबर 1 ब्लॉक स्टोरेज हमने पढ़ा, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज ही रहा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक स्टोरेज की। ब्लॉक स्टोरेज को अमेजोन ने अपना नाम दे दिया है। ब्लॉक स्टोरेज को अमेजोन ने बोला कि मैं इसको अमेजोन ईबीएस बोलूंगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा और ये कहलाएगा अमेजोन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ओके। और इसको मैं कंबाइन करूंगा EC2 इंस्टेंस के साथ, और हम यूजर को देंगे हाई परफॉर्मेंस वाला EC2, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने EC2 पढ़ा। EC2 का मतलब है कि आपने एक विंडोज का सर्वर ले लिया, एक इमेज ले लिया, वर्चुअल इमेज। EC2 में आपको बहुत सारी इमेज मिलेंगी, आपने इमेज ले लिया, आपने उस इमेज पे काम किया। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को चेक पॉइंट फायरवॉल की लैब करनी थी, मैंने एक इंस्टेंस लिया और मैंने प्रिपेयर कर दिया EC2। लेकिन जब मेरे बहुत सारे लॉग होने लगे, मेरे को जरूरत पड़ गई कि यार मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेरे को ना स्पेस चाहिए, मेरे को और मेमोरी चाहिए, तो उसको ऐड करने के लिए ना फिर मैं आता हूँ EBS के पास, ठीक है, अमेजोन स्टोरेज सॉल्यूशन के पास। तो मैं आया तो मैंने देखा, अच्छा जी मेरे को जो है अपना डेटा स्टोर करना था। यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है। ब्लॉक में जो है आप ब्लॉक स्टोरेज की आपको जरूरत कब पड़ती है, जब आपको हाई परफॉर्मेंस इनपुट आउटपुट डेटा चाहिए होता है। या एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बूटेबल डेटा। आपको अगर कोई डिवाइस को इमेज बूट करनी हो ना, तो वहां पे आप ब्लॉक स्टोरेज प्रेफर करेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रेफर नहीं करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इतना समझते हैं, ब्लॉक स्टोरेज इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस के लिए हमें यूज होता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जहाँ पे कि हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज को इन्होंने मॉडिफाई करके नाम दे दिया अमेजोन S3, ओके, अमेजोन ग्लेशियर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बारे में, थोड़ा बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं है। और एक इनके अलावा इनका सौतेला भाई आ जाता है यहाँ पे, अमेजोन EFS, इलास्टिक फाइल सर्विस, आई थिंक सो। नेक्स्ट स्लाइड पे ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, इलास्टिक फाइल सर्विस। सौतेले भाई को पहले देख लेते हैं इनके। इलास्टिक फाइल स्टोरेज सिस्टम की जरूरत तब पड़ती है जब आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। हाई स्टोरेज नहीं चाहिए, कोई हाई स्टोरेज नहीं चाहिए, कोई मॉडरेट स्टोरेज भी नहीं चाहिए, आपको लो स्टोरेज चाहिए और हाई परफॉर्मेंस चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे आप AWS EFS यूज करेंगे, जहाँ पे कि आप सिंपली सॉफ्टवेयर से डील कर रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ डील कर रहे हैं, आपको डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, आपको स्टोरेज से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में AWS EFS आप यूज में ला सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अमेजोन S3 की, लेके जाते हैं इसको। ये रहा S3 किसके अंदर में आता है, ऑब्जेक्ट के अंदर में आता है। ऑब्जेक्ट की आपको मैंने बात बताई कि हमें जरूरत तब पड़ती है इस स्टोरेज की जब हमें हाई डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अमेजोन EBS के बारे में। EBS ये है मेन टॉपिक आपका। अमेजोन EBS की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें क्या चाहिए होता है, हाई परफॉर्मेंस। ये लिखा हुआ हाई परफॉर्मेंस देन रेगुलर फाइल स्टोरेज। आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है इनपुट आउटपुट की, वहां पे हम अमेजोन EBS को यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ऐसी सर्विस पे काम करना है जिसके लिए हमें हाई इनपुट आउटपुट, डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो थ्रूपुट की हमें जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। थ्रूपुट का आप लोगों को फार्मूला पता है ना, जब भी आप कोई डिवाइस या फायरवॉल आप परचेज करते हैं मार्केट में, आप लोगों के पास सिंपल क्वेश्चन होता है, या आप उनकी डेटा शीट पे देखेंगे थ्रूपुट इतना मेगाबिट पर सेकेंड, ये वो लिखा रहता है, ठीक है। थ्रूपुट होता है आपका आउटपुट स्लैश इनपुट,
तो वहाँ पे आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, कोई ज़्यादा नहीं था इसमें, वो पहले ही समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव सबसे पहला। अब ये सॉलिड एसएसडी कहाँ से आ गया, ये पार्ट है एक्चुअली दोस्तों आपका ईबीएस का, और हार्ड डिस्क ड्राइव ये आता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज में। तो ये बस डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, कुछ ज़्यादा वो है नहीं। अब ईबीएस जो है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये इसके अंदर में आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि आपके लैपटॉप में जनरली आपको मिलता था पुराने वाले में। आजकल नए वाले लैपटॉप में एसएसडी आ गया आई थिंक, परफॉर्मेंस की वजह से, हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है करके। इसके अंदर में फिर दो भाई आते हैं इसके, GP2 और IO1। ओके, GP2 की फुल फॉर्म है जनरल पर्पज एसएसडी, ठीक है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं जब हम कोई iOS इमेज क्रिएट करते हैं अपने क्लाउड में, तो हमें बूटेबल iOS इमेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। बूटेबल क्या होता है, जब हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो हमें वो कैपेबिलिटी चाहिए होती है अपने डिवाइस में, जो कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ले और बूट कर ले उसको। कहते नहीं है रीबूट कर लो या बूट कर लो, आपने रीबूट से ही बूट आया है, मतलब डिवाइस को एक बार रीबूट करो तो उसकी सारी एप्लीकेशन फिर से रीस्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरा प्रोविजन IOPS, यानी प्रोविजन इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ये एक और इनका इसकी फुल फॉर्म है IO1 की, इनके टर्म है ये यहाँ पे, ठीक है। इनको फिर डिस्कस किया हुआ है इन्होंने। तो हमें जो ये चीज़ें आप पढ़ते रहना, आप लोगों के पास स्लाइड खुली हुई है, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं इसमें, ठीक है। हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए मैंने स्लाइड यहाँ पे लगाई है। मेरा मेन मुद्दा है ये वाली लाइन, ठीक है। अब आपको ये सेलेक्ट कैसे करना है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, आपको रियलाइज हुआ यार मेरे ना इतने ज़्यादा कस्टमर है, वहाँ पे मेरे को मेरे एप्लीकेशन पे इनपुट आउटपुट जो है, मेरा को थ्रूपुट जो है 10,000 से ज़्यादा चाहिए या 10,000 से कम चाहिए। अगर मेरे को 10,000 से कम चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट यूज़ करूँगा, मैं यानी मैं GP2 को यूज़ करूँगा। ओके, अगर मेरे को 10,000 से ज़्यादा चाहिए, नियर बाय 32, यानी 10,000 और 30,000 के बीच में, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, IO1 को। उसके बाद आता है ये तो नॉर्मल डेटा स्टोर करने के लिए, कि इसमें आपको इनपुट थ्रूपुट जो है 500 टू 50 ऐसे चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है। आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो तो समझ लो, कहीं पे अगर डाउट है तो मेरे से क्वेश्चन करना, लेकिन मेरा मेन फोकस है यहाँ पे आप लोगों को ये समझाना कि कब इनकी रिक्वायरमेंट आती है। ओके, और बाकी जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी लैब में अपने, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो आप लोगों के सामने में ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ, और मैं अभी सिंगापुर के सर्वर से कनेक्टेड हूँ। सिंगापुर पे इनके 3 अवेलेबिलिटी जोन हैं, और मैं जाता हूँ इंस्टांसेस के बाद। यहाँ पे एक तो लॉन्च इंस्टांस आ रहा है एकदम क्विक। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करो या इंस्टांसेस पे क्लिक करो यहाँ पे, हाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस छेड़ने की जरूरत है किसी चीज, मतलब आपके हाथ में कोई मोबाइल आता है ना, आप इनिशियली कोई नया ब्रांड का मोबाइल आता है तो आप थोड़ा हेजिटेट होते हैं उसको छेड़ने में, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर काम करते हैं, आप यूज टू होते हैं, तो आपको मजा आता है। तो सिमिलर है इसमें, ये कंसोल आपको पहले दिन थोड़ा सा लगेगा यार, थोड़ा डर सा लगेगा, बट डोंट वरी, ठीक है। ये आ गया, देखो लॉन्च इंस्टांसेस में क्लिक करते हैं। अभी ये जो कंसोल आप लोगों के सामने में खुला हुआ है, ये एकदम नाना पाटेकर की याद दिलाता है, उसकी तरह नहीं बोलता वो नाना पाटेकर आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, क्रांतिवीर मूवी का डायलॉग था। तो ये रहा EC2 इंस्टांस दोस्तों। EC2 इंस्टांस क्या होता है, AMI होता है, यानी अमेजोन मशीन इमेज होता है। यार ये सर्वर जितने भी रेड हैट ये वो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे को उबुंटू पे काम करना है, ठीक है, उबुंटू, स्पेलिंग सही है, यहाँ पे उबुंटू डालो और सर्च करो, क्लिक, यस आ गया ना। हाँ, और दूसरी बात है, इसको मैं हटाता हूँ अभी। दूसरी बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना, ये फ्री टायर एलिजिबल, ये हम लोगों के लिए है। ये बिना पेमेंट करे हम इसको यूज कर सकते हैं। और कितना यूज कर सकते हैं, ये मतलब 750 आवर के लिए आप लोगों को देगा, ठीक है, 750। ये अगर ये बाकी के जो आ रहे हैं ना नीचे, जिन पे फ्री टायर एलिजिबल नहीं लिखा हुआ है, अगर आप इस सर्विस को यूज करते हैं तो आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उबंटू का सर्वर क्रिएट करता हूँ, मेरे को काली लिनक्स पे काम करना, ठीक है। सर्च करा, ये आ गया, फ्री टायर एलिजिबल है। मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, 64 बिट ARM और 86। ये 86 तो आप लोगों को समझ में आता है।
ओके मैंने क्लिक किया, हम आ गए यहाँ पे और ये रिफ्रेश हो रहा है। मैंने उबंटू इमेज को सेलेक्ट किया, उसके अंदर में अब उबंटू वाले पूछ रहे मेरे से, यानी अमेजोन वाले, कि उबंटू में आपके लिए केवल ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये फ्री टायर है। देखो फ्री टायर वाला अब आ रहा है, देखो देखो पढ़ लो इसको, 750 आवर आपको फ्री यूज करने को मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें जनरल पर्पज, ये आ गया आपका GP2, जिसकी मैंने अभी स्लाइड पे दिखाया था आप लोगों को, ये रहा देखो GP2 आ गया, देखो जनरल पर्पज SSD। ठीक है, मैंने बोला था ना ये उस एप्लीकेशन पे हमें रिक्वायर होता है जो हमें बूट करनी होती है, बूटेबल एप्लीकेशन पे, तो इसीलिए वो आप लोगों के सामने में GP2 दिखा रहा है जनरल पर्पज। एंड ये बोल रहा है कि आपको वर्चुअल CPU जो है CPU 1 मिलेगा, मेमोरी आपको 1 GB मिलेगा, यानी रैम है ये। और इंस्टांसेज स्टोरेज कौन सा, GP2 किसके अंदर में आता है, EBS के अंदर में आता है, वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, EBS है। और नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या रहेगी, लो टू मॉडरेट रहेगी, एकदम हाई परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। IPv6 से सपोर्ट करेगा, यस करेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसा सर्वर चाहिए उबंटू का जिस पे कि रैम एटलीस्ट 16 GB हो, तो ये रहा। और आप चाहते हैं 16 जो है CPU रहे और 128 GB रैम रहे, तो ये आपको, आपके पास बहुत सारी चॉइस है यहाँ पे, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन हम करेंगे कौन सा वाला, फ्री टायर वाला, क्योंकि हम हैं फ्री वाले आदमी, तो हम फ्री टायर सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें सीखने से मतलब है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टांसेस डिटेल, ये सेकंड वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टांसेस डिटेल करता हूँ, ये आया। ठीक है, ये चीज़ मेरे को आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, हम कितने नंबर और हमें कितने इंस्टांसेस चाहिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो 750 आवर जो हमें फ्री मिल रहे थे, 750/2 यानी उतने आवर फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ कंटिन्यूसली 2 इंस्टांसेस को। 3 करूँगा तो डिवाइड/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 रखते हैं अभी। और ये नेटवर्क VPC है, ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी VPC की फुल फॉर्म है। बाय डिफॉल्ट ये रहता है, बाद में अगर हमें नया क्रिएट करना है तो ये क्रिएट न्यू VPC आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा दूसरा ऑप्शन, मैंने आप लोगों को बताया था सिंगापुर जोन से मैं कनेक्टेड हूँ, तो सिंगापुर में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो उनके नेम ये रहे, सिंगापुर के 3 अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये उस अवेलेबिलिटी जोन में इस इंस्टांसेस को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो प्रेफरेंस करते हैं ना, तो ये लेटेंसी चेक करेगा कि किस अवेलेबिलिटी जोन से अच्छी लेटेंसी मिल रही है, वहां पे ये आपका ये इंस्टांस जो है क्रिएट कर देगा। या ये चेक करेगा कि कहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी हाई है, वहां पे ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, IP अभी हमने कोई असाइन नहीं करना है। ठीक है, रीजन, ये बाकी चीजें हम 1 to 1 बाद में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, IAM रोल, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या काम है, ऐड स्टोरेज। नेक्स्ट ये आया हमारा, देखो नेक्स्ट स्टोरेज आप देख रहे हैं ना बॉटम में, या ऊपर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 4th नंबर यहाँ पे। तो अब ये जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वो अब यहाँ पे आता है। ठीक है, अभी देखो हमने ये वॉल्यूम टाइप रूट दिखा रहा है, क्योंकि रूट मतलब है ये हमारा सी ड्राइव। आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सी ड्राइव कभी आप डिलीट कर सकते हो अपने लैपटॉप में, नहीं कर सकते हो, वो हमेशा रहेगी। तो ये रूट डायरेक्टरी है, तो रूट डायरेक्टरी मतलब इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। अब इसमें ये मैं इंस्टांस रन कर रहा था, मुझे ज़रूरत पड़ी कि यार मुझे ना ये लोग जो है केवल 8 GB दे रहे हैं साइज में, मुझे ना एटलीस्ट 12 GB चाहिए, मुझे और ऐड चेक करना है, इसको 12 करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू वॉल्यूम। अब जब मैं ऐड न्यू वॉल्यूम करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या आ गया, EBS। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, जनरल पर्पज़, प्रोविजनड, IOPS, SSD और मैग्नेटिक। अगर मैं दोबारा फिर से स्लाइड खोलूँ आप लोगों के सामने में, तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे जनरल पर्पज़ और IOPS SSD। ये किसके अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था, EBS के अंदर में था। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये दोनों हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हाई परफॉर्मेंस वाला डेटा चाहिए होता है, इनपुट आउटपुट हमें अच्छा चाहिए होता है, वहाँ पे हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें बूटेबल, हमें मतलब कोई एप्लीकेशन है जिसको बूटेबल हमें रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए केवल आप लोगों को 3 ऑप्शन दे रहे हैं। एक मैग्नेटिक करके स्टैंडर्ड है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, अभी ये था आपका रूट जिसको कि हमें बूटेबल ज़रूरत थी। उसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा कोई कुछ ऐड करना है, कोई वॉल्यूम ऐड करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया, EBS आ गया, ये ड्राइव आ गया, और यहाँ पे ये 2 ऑप्शन और एक्स्ट्रा आपके पास आ जाएंगे, कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज, ये आ गए। तो इन पे ये अगर आप इनको सेलेक्ट करते हो, इन पे अगर आप बूटेबल की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो आपके रूट डायरेक्टरी से हो जाएगा, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। ये आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड में फिर से मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ये रहा। ठीक है,
तो ये रहा कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD। ये दो ऑप्शन आपको बाद में मिलते हैं जब आप नया ऐड कर रहे होते हो रूट डायरेक्टरी के अलावा। ठीक है, आ गई दोस्तों बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे तो ये रूट था। रूट पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं क्योंकि ये 3 स्टोरेज डिवाइस हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं, क्योंकि हमें डिवाइस को, ये जो इमेज हमने सेलेक्ट की है उबंटू, इसको बूट करना होता है। ठीक है, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो बूटिंग स्टार्ट होगी, वो बूट करेगा, डिवाइस को प्रिपेयर करेगा। वो iOS इमेज है क्योंकि हमने, इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को जब चूज AMI पे लेके गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ रहा था एन AMI इज ए टेम्पलेट दैट कंटेन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये। ठीक है, तो इसको बूटिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी एप्लीकेशन आपको लॉन्च कर रहे हो तो उसमें या तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बूट करे। अगर आप फिर बूट एप्लीकेशन को छोड़ के आप खुद ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको बूट की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे बूट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूं और इसको मैं 2 कर दूं तो हम यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लॉन्च जो है ना बाद में करेंगे, हाँ, जब हमें जब एकदम ज़रूरत होगी। अदरवाइज अभी मेरे को चार्ज पे करना पड़ेगा इस चीज़ का, तो अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। आज का मोटिव ये था लेक्चर का दिखाने का कि EC2 इंस्टेंस और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को हम कंबाइन करके कैसे हम उस पर काम करते हैं, किसका क्या यूज़ है और कैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। और अगर लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी कंफर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे को बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी ही।